हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी अध्याय 21, जिसका शीर्षक का नाम है चिकित्सा का चक्कर। तो चलिए हम समझते हैं चिकित्सा का चक्कर। तो चलिए आपको एक चीज़ और बता दें कि हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इस अध्याय का व्याख्या के साथ साथ मैं इसका प्रश्न उत्तर भी अवश्य करवाऊंगा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। यदि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे है चिकित्सा का चक्कर, ठीक। यहाँ पे जो पीला कलर का दिया हुआ है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा दृष्टि से थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे यहाँ पे है बेडब बनारसी ने प्रस्तुत व्यंग्य के माध्यम से चिकित्सा पद्धति के विरोधाभासों को सफलतापूर्वक उभारा है। चिकित्सकों की वेशभूषा, नुस्खे, औषधि, निर्णय के तर्क जैसे अनेक प्रसंगों पर कटाक्ष करते हुए व्यंग्यकार ने विभिन्न चिकित्सा पद्धति के मर्म का वर्णन किया है। पाठ के अध्ययन के बाद आप हिंदी साहित्य के व्यंग्य की वानगी को समझ पाएंगे। यानी बता रहा है क्या कि बहुत तरह का जो चिकित्सक है उसके बारे में बोला गया है और उसको थोड़ा सा एंटरटेन माध्यम से, यानी उसको जो है ना एक हंसी मजाक के माध्यम से उसका वेशभूषा मतलब उस सब के बारे में बात करके ही इसमें कुछ जान डाला गया है। तो चलिए समझते हैं इस कहानी में हकीकत में क्या है ना। मैं बिल्कुल हट्टा कट्ठा आदमी हूँ। देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता। मेरी आयु लगभग 35 वर्ष की है। आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखता था तो मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। यह तो न था कि मेरे बीमार होने पर दिन में 2 बार बुलेटिन निकलते। दिन में 2 बार बुलेटिन मतलब 2 बार बात निकलता ना, पर इतना अवश्य था कि मेरे बीमार पड़ने पर हंटले बिस्कुट, जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते, उसे इस तरह से इच्छा हुआ। लेखक ने कहा कि अगर ये हंटर बिस्कुट हमको मिलना चाहिए। कौन सा? हंटले बिस्कुट है, ठीक। उस समय या उस जमाने का सबसे फेमस बिस्कुट होगा। उन्होंने कहा कि नॉर्मल जीवन में ये बिस्किट खाने नहीं मिलता है, अगर हम बीमार पड़ेंगे तो हमें अवश्य ही खाने मिलेगा। तो थोड़ा मजाक के अंदाज में लेखक कह रहे हैं, है ना। दवा की बात और है खाने को मिलते। यूडी है ना, क्लोन की शीशियां सिर पर कोमल करों से बीबी उड़ेल कर मलती। बोल रहा है कि वो जो शीशियां है, बहुत सारा दर्द का शीशियां होती है ना, उसे उड़ेल कर हमें क्या करता, मलता। और सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते, है ना। दोस्त लोग आकर मेरे सामने क्या करते, बैठते। मतलब लेखक को बीमार होने की इच्छा जता रही थी। क्या जता रही थी? बीमार होने की इच्छा जता रही थी, है ना। तो उन्होंने क्या किया, बीमार होने का इच्छा जताया, ठीक है। और गंभीर मुद्रा धारण कर के पूछते, कहिए बेडबाजी कैसे तबीयत है ना। कोई नाम पुकारता और बोलता कैसे तबीयत है, किसकी दवा हो रही है, कुछ फायदा है। जब कोई इस प्रकार से रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता तब मुझे बड़ा मजा आता। जब इस तरह से हमें प्रश्न पूछता तो मुझे क्या होता, बड़ा मजा आता। और उस समय मैं आनंद की सीमा के उस पार पहुंच जाता और मुझे इतनी खुशी होती कि मैं आनंद के उस पार वहां पे पहुंच जाता। किसका कहना है? लेखक का कहना। हाँ, तो एक दिन मैं हॉकी खेल कर आया, कपड़े उतारे, स्नान किया। शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है, पर आज मैच के रेफ्रिशमेंट जरा ज्यादा खा गया था, है ना। मतलब वहां पे जो मैच के दौरान कुछ दिया गया था वो ज्यादा खा गया था, इसलिए भूख न थी। श्रीमती जी ने खाने को पूछा, मैं कह दिया कि आज स्कूल में मिठाई खा कर आया हूँ।
मैंने कह दिया मैं स्कूल में मिठाई खा कर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। उन्होंने कहा विशेष न ही सही, साधारण सही। बोलता है ज्यादा अगर भूख नहीं है तो क्या कीजिए, ज्यादा नहीं से तो थोड़ा थोड़ा सा ही खाइए। मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। संभवतः यानी संभव है मेरे आने में देर हो। मैंने फिर इनकार नहीं किया। जिस तरह से इस तरह से क्या किया हमारी पत्नी जो है, लेखक बता रहा है कि हमारी पत्नी इस तरह से जैसे जिद किया तो मैंने इनकार नहीं किया। उस दिन थोड़ा ही खाया, बाहर पूरियां थी, है ना, पूरियां थी और वही रोज वाली आध पाव मलाई। खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार का रसगुल्ला आया है। मतलब उतना खाने के बाद पता चला कि हमें प्रसाद जी के यहाँ से क्या लाया है, रसगुल्ला आया है। रस तो होगा ही, कल तक संभव है कुछ खट्टा हो जाए। तो 6 रसगुल्ला निकाल कर मैंने चारपाई पर धरना दिया, मतलब बैठ गए। रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। मतलब ये क्या थे, बहुत सूक्ष्म नहीं थे बल्कि क्या थे, स्थूल थे। मतलब क्या, कड़ा थे एक प्रकार का, है ना। तो उन्होंने कहा जैसे मैंने खटिया पे अपना रखा पैर और उसके बाद खाना स्टार्ट कर दिया, है ना। एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली। नाभि के नीचे दाहिनी ओर पेट में मालूम पड़ता था कि कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर पहुंच रहा है, परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियां का राजा, रोगों का रामबाण, अमृत धारा की एक शीशी सदा मेरे पास रहती है। मैंने तुरंत उसकी कुछ बूंदे पान की, दोबारा दवा पी, तिबारा पितवा पुनः पितवा, है ना, की सार्थकता उसी समय मुझे मालूम हुई। प्रातः काल होते होते शीशी समाप्त हो गई, दर्द में किसी प्रकार का कमी नहीं हुई। मतलब मैंने पूरा शीशी खत्म कर दिया लेकिन दर्द में किसी प्रकार का भी कमी नहीं हुआ, है ना। प्रातः काल एक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा। जब सुबह हुई तो एक डॉक्टर के पास हमें क्या करना पड़ा, आदमी भेजना पड़ा। अब देखिए डॉक्टर के बाद जैसे आदमी भेजा तो क्या क्या होता है हम लोग समझते हैं, है ना। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे। वे इक्के पर तशरीफ लाए। सूट तो वे ऐसे पहने हुए थे कि मालूम पड़ता था प्रिंस ऑफ वेल्स के वैलेंटो में है। ऐसे सूट वाले का इक्के पर आना वैसे ही मालूम हुआ जैसे लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। बोला कि इन लोग का आना इस तरह से लग रहा था कि वो क्या हो रहा था, प्रिंस ऑफ वेल्स, मतलब कहीं का राजा की तरह लग रहा था ना। बोला ऐसे ही लग रहा है जैसे लीडर पैदल चलता है। मैं अपना पूरा हाल भी न कहने पाया था कि आप बोले जुबान दिखलाइए, मतलब जीव दिखलाइए। प्रेमियों को जो मजा प्रेमिकाओं की आंख देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीज की जीभ देखने में आता है। डॉक्टर महोदय मुस्कुराए, बोले घबराने की कोई बात नहीं, दवा पीजिए। 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कि वैसे गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। मैं तो दर्द से बेचैन था। डॉक्टर साहब साहित्य का मजा लूट रहे थे। उन्होंने डॉक्टर साहब जो है साहित्य का मजा लूट रहे थे बोल चाल के। चलते चलते बोले अभी अस्पताल खुला न होगा, नहीं तो आपको दवा मांगनी न पड़ती। अगर अस्पताल खुल जाता तो आपको दवा मांगनी न पड़ती। खैर चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिए, वहां का जो दवाइयां हैं क्या बोलता है, मंगवा लीजिए, है ना, मंगवा लीजिए। तो जैसे वहां पे क्या करना है, बोला मंगवा लीजिए। वहां पे बोला कि वहां पे जो चंद्रकला का है वहां पे मंगवा लीजिए। वहां की दवाइयां जो है ना, ताजी मिलती है। वहां की जो दवाई है वो क्या मिलता है, ताजा मिलता है। किसके अनुसार, डॉक्टर के अनुसार। डॉक्टर ने कहा कि वहां की दवाइयां ताजी मिलती है।
बोतल में पानी गर्म करके सेकिएगा। दवा पी गई, गर्म बोतलों को सेक भी आरंभ हुई। संकेत सेंकते सेंकते छाले पड़ गए, पर दर्द में कोई कमी न हुई। मतलब सेकते सेकते पूरा छाले पड़ गए, लेकिन दर्द में किसी प्रकार की राहत नहीं हुई। दोपहर हुआ, शाम हुई, पर दर्द ने मुझे ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम दूर, मतलब थोड़ा सा भी नहीं हटता था, ऐसा दर्द हो गया था। लोग देखने के लिए आने लगे। मेरे घर पर मेला लगने लगा। ऐसे ऐसे लोग आए कि कहाँ तक लिखूं। हाँ, एक विशेषता थी कि जो आता एक न एक नुस्खा अपने साथ लेता आता था। किसी ने कहा, अजी कुछ नहीं, हींग पिला दो। किसी ने कहा, कुछ नहीं, हींग पिला दो। किसी ने कहा, चूना खिला दो। खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज बाकी नहीं रह गई जिसे लोगों ने न बताई। बोला जूता के अलावा सब चीज बताया कि लोगों ने, उन्होंने कहा क्या कि हमें आपको क्या करना है, बनाना है ना, क्या करना है, मतलब आपको ये खाना है, वो खाना है। इस प्रकार जूते के अलावा उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही कि उसे लगता है कि ये हमें क्या करना है, खाना है ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे वो क्या कहा कि जूता के अलावा सब चीज वहां पे खाने के लिए कह गया, है ना। जैसे उन्होंने क्या क्या सब चीज बता दिया। 3 दिन बीत गए, दर्द में कमी ना हुई। लोग आते मुझे देखने के लिए, पर चर्चा छिड़ती थी प्रसाद जी का अमुक नाटक रंगमंच की दृष्टि कैसा है। राय कृष्णदास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते हैं। मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था। ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग, भला दर्द में क्या कमी हो। जब इस तरह का बात हो और इस तरह का क्या बोलते हैं व्यवहार हो, तो दर्द में भी क्या बात है ना। तो दर्द नाम रुकने का नाम ले ही नहीं रहा था। आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कतरजी को बुलाने की सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं, उनके माँ बाप का दोष है। यदि मुझे उनका नाम रखना होता तो मैं अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखता। वे थे यथा नाम तथा गुण। आपकी फीस 8 रुपये थी और मोटर का 1 रुपया अलग। आप लंदन से FRCS थे, मतलब उन्होंने जो है लंदन से FRCS किए थे, वहां से डिग्री प्राप्त किए थे। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता, वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। खैर, डॉक्टर साहब बुलाए गए। आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले, हमारे हाल पर क्या किया, उन्होंने रहम किया और बोले। अब क्या बोले, चलिए हम देखते हैं उन्होंने क्या कहा, है ना। बोलता मिनटों में दर्द गायब मिनटों में दर्द गायब हुआ जाता है। थोड़ा पानी गर्म कराइए, तब तक यह दवा मंगवाइए। एक पुर्चे पर आपने दवा लिखी, पानी गर्म हुआ, 2 रुपये की दवा आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली और उसमें एक लंबा सुई लगाई। पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वह सुई कोंच कर दवा डाल दी। बोलता है उन्होंने मेरा पेट में क्या किया, कोंच कर, मतलब दबाकर उन्होंने हमारा दवा को डाल दिया। डॉक्टर साहब कुछ कहकर और मुझे सांत्वना देकर चले गए। उनके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी और दूसरे दिन प्रातःकाल पीड़ा रफू चक्कर हो गई थी। लेकिन दूसरे दिन भी क्या हो गया था, पीड़ा जो है ना रफू चक्कर हो गया, लेकिन दर्द पूर्णतः क्या हो गया था, कम हो गया था। क्या हो गया था, कम हो गया था। कोई 2 सप्ताह मुझे पूरा स्वस्थ होने में लगे। बराबर डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवा पीता रहा। 18 आने के सीसी प्रतिदिन
रही दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुख में डाल दी जाए तो वो तिलमिला उठेगा, है ना। वो तो इतना कड़वा दवा था कि अगर मुर्दे के पीठ में भी डाल देगा तो वो तिलमिला उठेगा। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर आ गया। उन्हें धन्यवाद देने के लिए मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता न होगी। वे बोले, यह तो आपकी इच्छा पर है, पर यदि आप काफी एहतियात न करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। आपकी श्रीमती जी बड़ी भाग्यवती है, अगर 6 घंटे की देर हो जाती तो उन्हें जिंदगी भर रोना पड़ता। वह तो कहिए आपके मुझे बुला लिया और अभी कुछ दिनों तक दवा पीजिए, है ना। बोलता ये तो शुक्र है कि आपने मुझे बुला लिया, अगर नहीं बुलाते तो हमारा आपके साथ क्या हो जाएगा, ऐसा होता वैसा होता, है ना। इसी बीच डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्जों के नाम सुनाए कि मेरे तबीयत फड़क उठी। भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। मालूम नहीं ये मर्ज साहब डॉक्टरों को मालूम है कि केवल हमारे कातर जी को ही मालूम है। खैर मैंने दवा जारी रखा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ डॉक्टर को पता है या फिर सिर्फ हमारे यहाँ के डॉक्टर को पता है ना, कि सब डॉक्टर को पता है। अभी 1 सप्ताह भी पूरा न हुआ था कि 2 बजे दिन को एकाएक सिर दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी निकले पर हमला कर दिया। डॉक्टर साहब ने जिन जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था उनका स्वरूप मेरे रोती हुई आंखों के सामने नृत्य करने लगा। मतलब उसका जो स्वरूप है मेरा रोती हुई आंखें के सामने नृत्य करने लगा। मैं सोचने लगा कि हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज का है, परंतु डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ाया गया है इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहां से आदमी बिना मांगी पत्रिका की भांति लौट कर आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हैं। इधर मेरे हालात क्या थी उसका वर्णन यदि सरस्वती शॉर्ट हैंड में भी लिखें तो संभवतः समाप्त न हो। हवाई जहाज के पंखे की तेजी से सामान तो करवटें बदल रहा था। इधर मित्रों और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी। मित्रों की और घर वालों की जो है ना आपस में गुफ्तगू हो रही थी। इधर मित्रों और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन बुलाया जाए, पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति न किसी की मानता था और यानी न कोई निश्चित ही हो पाता था। मतलब इस तरह से ना ही किसी का बन पाता था ना ही ये निश्चित हो पाता था। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहसें हुई, कौन कौन प्रस्ताव फेल हुए, कौन है ना, ये जो है ना कौन कौन प्रस्ताव पाल हुए, सब कोई जो है एक साथ बैठा था। तब उन्होंने क्या किया, ये बात कहने की बात की, है ना। अंत में हमारे मकान के बगल में रहने वाले पंडित जी की विजय हुई और आयुर्वेदाचार्य रसज्ञ रंजन चिकित्सा मार्तंड कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाने की बात तय हुई और एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए। कोई 45 मिनट बीत गए परंतु न वैद्य जी आए न भेजे गए सज्जन का ही पता चला। एक और दर्द आकर की तरह बढ़ता जा रहा था, दूसरी ओर आयकर की तरह बढ़ते जा रहा था, लेकिन दूसरी ओर इन लोगों का भी पता नहीं और भी बेचैनी बढ़ी। अंत में जो साहब गए थे लौटे, वे बोले, वैद्य जी ने बड़े गौर से पत्रा देखा और कहा कि अभी बुध के
संक्रांति वृत्त, अभी बुध के संक्रांति वृत्त में शनि की स्थिरता है। 31 पल 9 विपल में शनि बाहर को आएगा और 1.5 घंटी एकादशी का योग है। उनके समाप्त होने पर मैं चलूंगा, सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया, मगर वे कह गए थे, अतः बुलाना भी आवश्यक था। मैंने फिर उन्हें भेजा। अवश्य बुलाना भी क्या होता, आवश्यक जरूरी था, इसलिए मैंने फिर उसे भेजा, है ना। तो जैसे भेजा देखिए क्या क्या होता है ना। कोई आधे घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी पर तशरीफ लाए। आकर आप मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। आप धोती पहने हुए थे, आप जो थे क्या थे, धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त शरीर पर सूत के नाम पर जनेऊ था, जिनका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कविराज की कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। वैद्य जी ने कुछ और पूछा। पहले नाड़ी हाथ में ले ली। 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की। बोले, वायु का प्रकोप है। यकृत में वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में जा पहुंची है। इससे मंदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है और किसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है तब शूल का कारण होता है। जब क्या करता है, ये प्रतिशत होता है तो ये शूल का कारण होता है ना। किसका कारण होता है, शूल का कारण होता है। तो चलिए देखते हैं। कविराज जो मालूम नहीं क्या बक रहे थे और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध का एक दूसरे का समांतर छटपटा रही थी। आखिर मुझसे न रहा गया। मैंने एक सज्जन से कहा, जरा अलमारी से ऑप्टे का कोष तो लेते आइए। यह सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूं। मैंने कहा कि दवा तो पीछे होगा, मैं पहले समझ तो लूं कि मुझे रोग क्या है। तत्पश्चात वैद्य जी चरक सुश्रुत है ना, सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे और अंत में कहा, देखिए मैं दवा देता हूं और अभी आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा दी। कहा कि अदरक के रस में इस औषधि का सेवन करना होगा। खैर साहब फीस दी गई। किसी प्रकार वैद्य जी से पिंड छूता 2 दिन दवा की गई। कभी कभी अवश्य कम हो जाता है ना, कम जो हो जाता था, पर पूरा दर्द ना हो गया। CID के सामान पीछा छोड़ता ही ना था। बोला जिस तरह से CDI मुजरिम के पीछा नहीं छोड़ता, सेम उसी तरह से इन्होंने भी पीछा छोड़ना बंद कर दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था, पीछा छोड़ना बंद कर दिया था। चारपाई पर पड़े रहने लगा। दिन को मित्रों की मंडली आती थी और वह आराम देती थी, कम दिमाग चाटती थी। अधिक एक सज्जन मुझे देखने के लिए शरीफ लाए थे। बोले, साहब आप लोगों को देश का हर समय ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य को दिखलाइए। मैंने मन में सोचा कि वैद्य महाराज को तो मैंने दिखा ही लिया। क्या कर लिया, उसे दिखाई लिया। हकीम साहब आए। यद्यपि मैं अपनी बीमारी का जिक्र और बेबसी का हाल लिखना चाहता हूँ। ठीक है, जो मेरा बीमारी का बेहाल था मैं लिखना चाहता हूँ। ठीक है, अब जैसे वो क्या किया,
पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन तथा फैशन का जिक्र न करना मुझे न हो सकेगा। सर्दी बहुत तेज नहीं थी, बनारस में बहुत तेज सर्दी नहीं पड़ती, फिर भी ऊनी कपड़ा पहनने का समय आ गया था। परंतु हकीम साहब चिकन का बंददार कुर्ता पहने हुए थे, सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी, पाँव में पैजामा। ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पैजामा बनने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था और उसने कपड़ा चुराया नहीं, सब का सब लगा दिया। अथवा यह भी हो सकता कि ढीली मोहरी के लिए कपड़ा दिया गया हो और दर्जी ने कुछ कतर की हो और चुस्ती दिखाई हो। जूता कामदार दिल्ली वाला था। हकीम साहब पतले दुबले इतने थे कि मालूम पड़ता कि अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों को देखिए, दुबले पतले मालूम पड़ता कि अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों को ही बांट दी। देखिए उन्होंने क्या किया, बांट दी। हकीम साहब में नजाकत भी बला थी। उसके जो है ना नजाकत भी क्या था, बला था, बड़ा जबरदस्त था। वो क्या था देखिए, रहते थे बनारस में मगर कान काटते थे लखनऊ के। आते ही मैंने सलाम किया, जिसके उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज में दिया और बोले, मिजाज कैसा है। उन्होंने क्या किया, थोड़ा अंदाज में, बड़े अंदाज में कहा कि मिजाज कैसा है। ठीक है, तो जैसे ये बात बताया, मैंने कहा मर रहा हूं, बस आपका ही इंतजार था, अब यह जिंदगी आपके ही हाथों में है। हकीम साहब ने कहा, यार आप तो ऐसा बात करते हैं गोया जिंदगी की बेजार हो गया है। भला ऐसे गुफ्तगू भी कोई करता है? मेरे आपके दुश्मन नब्ज तो दिखाइए, उसका खुदा बंद करीम ने चाहा तो आनंद फानन में दर्द रफू चक्कर हो जाएगा। मतलब ऊपर अगर चाहे तो आनंद फानन में ये दर्द क्या हो जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा। मैंने कहा अब आपकी दुआ है। आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान के लुकमान की तरह मशहूर है, इसलिए आपको तकलीफ दी गई है। बोलता आपका नाम क्या है, लुकमान की तरह क्या है, मशहूर है, इसीलिए आपको तकलीफ दी गई है। 10 मिनट तक हकीम ने नब्ज देखी, फिर बोले, मैं नुस्खा लिख देता हूँ, इसे इस वक्त आप पीजिए, इंशाल्लाह जरूर क्या होगा, शिफा होगी। मतलब इस वक्त में आप पीजिए, इंशाल्लाह आपके क्या हो जाए, जरूर आपको फायदा मिलेगा, मतलब ठीक होगी। हकीम साहब चलने को तैयार हुए, उठे और उठते उठते बोले, जरा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल दवाइयाँ लोग बहुत पुरानी रखते हैं, मेरे यहाँ ताज़ी दवाइयाँ मिलती हैं। जाते जाते उन्होंने कहा कि लोग क्या करते हैं, बहुत पुरानी दवा रखते हैं, लेकिन मेरे पास क्या है, ताज़ी दवाइयाँ है। दर्द फिर कम हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ चली थी। कभी कभी दर्द का दौरा भी अधिक वेग से हो जाता था। घर वालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। कोई कहता था कि लखनऊ जाओ, कोई एक्सरे का नाम लेता, किसी के राय दी कि जल चिकित्सा कीजिए, और एक सज्जन ने कहा यह सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथिक, आपको क्या करना है, ये सब छोड़ के बल्कि क्या करना है, आपको होम्योपैथिक करना है। क्या करना है, होम्योपैथिक करना है। इलाज शुरू कीजिए, देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होता है। बोले, साहब इन नन्ही गोलियों में मैं मालूम नहीं कहाँ
कहाँ का जादू है साहब, जादू का काम करती है जादू का। बोलता है ये नन्ही सब जो गोली है पता नहीं किस तरह जादू है, बल्कि वो क्या करता है, जादू का काम करता है। क्या करता है, जादू का काम करता है। एक प्रकृति चिकित्सा वाले ने कहा था कि आप गीली मिट्टी पेट पर लपेट कर धूप में बैठिए, 1 हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा। हमारे ससुर साहब एक डॉक्टर को लेकर आए। उन्होंने कहा, देखिए साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं। मैं बीच में बोल उठा, समझदार ना होता तो आपको कैसे यहाँ बुलाता। अगर समझदार नहीं होता तो मैं आपको यहाँ पे कैसे बुलाता। इसी बीच मेरे नानी की मौसी मुझे देखने आई। उन्होंने बड़े प्रेम से देखा। देखकर बोली, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि यह कुछ ऊपरी खेल है। मैंने पूछा, यह ऊपरी खेल क्या है नानी जी? बोली, बेटा सब कुछ किताब में थोड़े ही लिखा रहता है। बात यह है कि किसी चुड़ैल का फसाद है। ये सब जो है किसी चुड़ैल का फसाद है। मेरी स्त्री और माता की और देख कहने लगी, देखो न इसको बरौनी कैसे खड़ी है, कोई चुड़ैल लगी है, किसी को दिखा देना चाहिए। मैंने कहा, डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे लग गए हैं। बोला, डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे क्या हो गए हैं, लग ही गए हैं। क्या चुड़ैल उनसे भी बढ़कर है? जब कुछ हो या न हो इसमें तुम्हारा हर्ज ही क्या। मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी न हुई। ओझा से तो किसी प्रकार का आशा क्या करता, पर बीच बीच में दवा भी होती जाती थी। लेकिन बीच बीच में क्या होता, दवा भी होती जाती थी। कुछ लाभ अवश्य हुआ पर पूरा फायदा न हुआ। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया कि लखनऊ जाऊं। जो बात काशी में नहीं हो सकती लखनऊ में हो सकती है। वहां सभी साधन हैं। वहां पे क्या है, सभी प्रकार के साधन हैं। इसीलिए मैं क्या करूंगा, लखनऊ जाऊंगा, है ना। उन्होंने क्या सोच लिया, लखनऊ जाऊंगा। सब तैयार हो चुके थे कि इतने में एक और डॉक्टर को एक मेहरबान लिवा लाए, है ना। क्या के लेके आए। उन्होंने देखा, कहा, जरा मुंह तो देखो। मैंने कहा, मुंह जीभ जो चाहे देखिए। देखकर बड़े जोर से हंसे। मैं घबराया। ऐसे ही हंसी केवल कवि सम्मेलन में बढ़ेंगी कविता, है ना, बढ़ेंगी कविता के समय सुनाई देती है। मैं चकित भी हुआ। डॉक्टर बोले, किसी डॉक्टर को यह सूझी नहीं, तुम्हें जो है पायरिया है। तुम्हें क्या है, पायरिया है। बोला, किसी डॉक्टर को सूझा नहीं, तुम्हें क्या है, पायरिया है। उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। मैंने कहा, तब क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें करना क्या है, किसी दंत चिकित्सक के यहाँ जाकर दांत जो है क्या करना, लिखलावा कीजिए। मैंने अपने मन में कहा, आपको यह तो कहने में कुछ कठिनाई ही नहीं हुई, गोया दांत देखिए निकलवाने में कोई तकलीफ ही नहीं होती। खैर, रात भर मैंने सोचा। मैंने भी यही निश्चय किया कि यही डॉक्टर का ठीक कहते हैं। दंत चिकित्सक के यहाँ से पूछवाया। उसने कहलाया कि 3 रुपये कि दांत तुड़वाने के लिए लगेंगे। दांत तुड़वाने के लिए कितना, 3 रुपया लगेंगे। कुछ दांतों के लिए 56 रुपये लगेंगे, मगर मैं आपके लिए 6 रुपये छोड़ दूंगा। इसके अतिरिक्त दांत बनवाई 150 अलग। दांत को बनाएंगे तो क्या होगा, 150 अलग। यह सुनकर पेट में दर्द के साथ साथ सिर यानी माथा में भी चक्कर आने लगा। मगर मैंने सोचा कि जान सलामत है तो सब कुछ, इतना ही खर्च करो। श्रीमती से मैंने रुपया मांगे। उन्होंने पूछा, क्या होगा? मैंने सारा हाल कह दिया। वे बोली, तुम्हारा बुद्धि कहीं घास, तुम्हारा जो है बुद्धि कहीं घास चरने तो नहीं गया है,
तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या कहता है। चरने गई है क्या, है ना, गई। आज कोई कहता है कि दांत उखड़वा डालो, कल कोई कहेगा कि सारे बाल उखड़वा डालो, परसों कोई डॉक्टर कहेगा कि नाक नुचवा डालो, आंखें निकालवा दो। यह सब फिजूल है। खाना ठिकाने के से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। मैंने कहा तुम्हें अपनी दवा करनी थी तो इतने रुपये क्यों बर्बाद कराए। बोलता अगर आपको खुद ही इतना दवाई करना था तो इतना रुपये क्यों बर्बाद कराए, उन्होंने कहा, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं वो कहानी क्या हो जाता है, समाप्त होता है। कुछ कुछ यहाँ पे वर्ड है, आप एक बार देख लीजिए, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है ना। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है कि लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों पड़ी। आखिर क्यों पड़ता है, उसे खाने नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा क्या, अगर हम बीमार पड़ेंगे तो हमें क्या होगा, हर प्रकार का खाने के लिए मिल जाएगा, है ना। उसे किस हर प्रकार का खाने का चीज मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्यों इच्छा हुई थी। लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा इसलिए हुई थी कि मेरे मित्र, है ना, रोनी सूरत बनाकर मेरे तबीयत का हाल चाल पूछे, और वह मजा के साथ ही बीमार पड़ने का हटके बिस्कुट, मतलब हटले बिस्कुट, हंटले, जिसको हंटले क्या है, हंटले बिस्कुट का स्वाद लेता, क्योंकि सामान्य अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते थे। ये जो बिस्कुट था वो सामान्य अवस्था में घर वाले उसे खाने नहीं देते थे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, लेखक ने वैद्य और हकीम पर क्या क्या कहकर व्यंग्य किया है अपने, उनमें से सब के तीखा व्यंग्य किस प्रकार है, उल्लेख करें। देखिए लेखक ने आयुर्वेद चिकित्सा, जिन्हें वैद्य या कविराज कहा जाता है, उन पर यह कहकर व्यंग्य किया कि आपने नाम पूर्व बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते हैं, वायु पित्त और अन्य अंगों का इस प्रकार बखान करते हैं मानो कोई शास्त्र पढ़कर रहे हो। जैसे कोई वे लगातार वो लगातार जो है क्या कर रहे थे, लगातार संस्कृत के श्लोक और कठिनतम शब्दों का प्रयोग करके बीमारी को और अधिक गंभीर बना देते हैं। यूनानी हकीम की वेशभूषा पर लेखक ने व्यंग्यवान चलाया कि वे चिकन के कुर्ते में अपने को सजाकर चलते हैं। इन सभी व्यंजनों में सबसे तीखा व्यंग्य वैद्य जी पर ही किया गया। और वे मरीज की, उन्होंने क्या कहा, वे जो है मरीज की तकलीफ का परवाह कम और ग्रह नक्षत्रों की अनुकूलता पर अधिक ध्यान देते हैं। उन्होंने कहा कि अनुकूलता पर क्या करते थे, अधिक ध्यान देते थे। देखते इसी का सवाल नंबर कितना, 3। अपने देश में चिकित्सा की किन किन पद्धति को प्रचलित है, उनमें किन किन पद्धति से लेखक ने अपनी चिकित्सा कराई। देखिए हमारे क्या क्या है, एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, यूनानी पद्धति है जिसको हकीम बोलते हैं, होम्योपैथिक है पद्धति है ना, प्राकृतिक चिकित्सा है, उसके बाद क्या है वायोकोमेथिक, देखो वायोकेमिक पद्धति, अवैज्ञानिक है ना, उसका टोने होता है ना, टोना झाड़ फूक, ये सब पद्धति पाया जाता है। उपयुक्त पद्धति में से लेखक ने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और हकीम पद्धति को अपना इलाज बनाया। इस सब में क्या क्या उन्होंने इलाज किया। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 में। देखिए सवाल 4 में क्या कहता है कि इस पाठ में हास्य का व्यंजक बातें छांट कर लिखिए और रसगुल्ले छायावादी कविताओं के भांति सूक्ष्म नहीं थे, ये स्थूल थे। मतलब वो सब चीज लिखना है जिन्होंने हंसने के लिए मजबूर कर दिया इंसान को, है ना। तो चलिए देखते हैं। डॉक्टर साहब सूट तो ऐसा पहने हुए थे कि मालूम पड़ता कि प्रिंस ऑफ वेल्थ के वैलेट में है। एक लोगों को सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कातरजी को बुलाया गया। दर्द उसी तरह गायब हो जाएगा जैसे भारत से सोना गायब हो जाता है। हकीम साहब रहते हैं बनारस में मगर कान काटते हैं लखनऊ के। अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों में बांट दी थी। अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों में क्या कर दिए थे, बांट दिए थे।
किसने कहा और किससे कहा? देखिए क्या कहता, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा होता। तो लेखक की पत्नी ने कहा, किससे कहा? लेखक से कहा। दूसरा, घबराने की कोई बात नहीं, दवा दीजिए, है ना, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते ही आपका दर्द गायब हो जाएगा। किसने कहा? डॉक्टर ने कहा। किससे कहा? लेखक से कहा। वायु का प्रकोप है, यकृत में वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में जा पहुंचा है। अब किसने कहा? वैद्य जी ने लेखक से कहा। वैद्य जी ने किससे कहा? लेखक से कहा। उसके बाद यहां पे देखिए क्या बोल रहा है कि 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि जिस प्रकार अंग्रेज भारत के सोना को अमीर बन रहा है, सोना से अमीर बन रहा है, तो भारतीयों को पता नहीं चलता। लेखक ने डॉक्टर पर व्यंग्य किया कि डॉक्टर इस प्रकार रोगी से पैसा चूस लेते कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि डॉक्टर मस्त हो जाते और रोगी चुस्त हो जाते। डॉक्टर क्या हो जाते हैं? मस्त हो जाते हैं, और रोगी हमारा क्या हो जाते हैं? चुस्त हो जाते हैं। तो ये इस तरह से क्या होता है? डॉक्टर और रोगी की कहानी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो अध्याय क्या होता है वो समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।